नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, यानी कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो उनमें लगभग लगभग जितने भी बड़े अखबार है सभी उनमें जो राव इंद्रजीत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने कल की थी, पत्रकार वार्ता, तो उसकी डिटेल आई हुई थी और उसमें उन्होंने जो जो कहा वो आया हुआ था। तो मैं उसमें देख रहा था, तो उन्होंने कई बातें कही और उन बातों को मैं चाह रहा हूँ कि उन बातों का मैं आप लोगों के सामने विश्लेषण करूँ, अपने हिसाब से उनके विचार रखूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, उसके अंदर जो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज जो बात आई हुई थी वो ये थी कि उनके पास 2-3 विधायकों का फ़ोन आया। यानी ये राव इंद्रजीत जी ने कहा है कि उनके पास 2-3 विधायकों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी लोग हमें उछाल रहे हैं, हमारा नाम उछाल रहे हैं कि हम आपके उसके ऊपर क्यों गए, डिनर के ऊपर क्यों गए। तो दोस्तों, मैं इसी बात के ऊपर उन 2-3 विधायक जिनका भी फ़ोन आया, जैसे कि राव इंद्रजीत जी ने कहा, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप राव इंद्रजीत जी के डिनर में चले गए तो कौन-सा गुनाह कर दिया? क्या कसूर कर दिया आपने जो आप इतना घबराने लग रहे हैं? और लोग कैसे कह सकते हैं आपको कि आप उनके डिनर में क्यों गए? किसी के घर जाना, किसी के बुलावे के ऊपर जाना और उसका आतिथ्य स्वीकार करना, ये तो हमारे देश की परंपरा रही है। और फिर राव इंद्रजीत जी ने जो आप लोगों को बुलाया, तो उसका एक ये भी है कि भाई वो अपने जितने भी समर्थक हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर हो जाए और उनके साथ थोड़ा मेल-मिलाप हो जाए, तो ये तो एक अच्छी बात है। और उन्होंने बुलाया, उन्होंने भोजन प्रदान किया, मतलब खाना खिलाया उनका, तो ये तो उनका बड़पन है, अच्छी बात है। तो इसमें किसी भी आदमी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि न तो राव इंद्रजीत जी का कोई कसूर है इसमें, बल्कि ये तो उनका बड़पन है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों का, अपनी जनता का इतना ध्यान रखते हैं कि उनको अपने घर पर भी बुलाते हैं और उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो इसमें ये कहना कि लोग हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग हमें नाम उछाल रहे हैं हमारा कि हम आपके घर क्यों गए, ये तो उन 2-3 विधायकों की ही मैं अनुचित बात मानता हूँ कि उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि हमें राव इंद्रजीत जी के घर नहीं जाना चाहिए था। और अगर हम इसको बात डिनर डिप्लोमेसी की भी कहें, यानी अगर इस डिनर को हम पॉलिटिकल रूप में भी लें, तो भी मुझे नहीं लगता है कि राव इंद्रजीत जी ने बुला के ने 11-12 विधायकों को बुला के जो खाना खिलाया है, वो कहीं से भी कोई गलत है। डिनर डिनर डिप्लोमेसी ही सही। लेकिन एक बात बताइए, राव इंद्रजीत जी इतने बड़े नेता हैं, दक्षिण हरियाणा के इतने बड़े नेता हैं कि उनको अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और जनता उनके साथ है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वे उनके साथ हैं, और इसके बावजूद लगभग 10-11 साल से, यानी जब से बीजेपी की सरकार आई और वो बीजेपी में गए हैं, उनको लगातार हरियाणा बीजेपी है उनका कद कम करने का प्रयास कर रही है, उनके मान-सम्मान को कम करने का प्रयास कर रही है। तो किस आदमी को ये बात नहीं चुभेगी कि इतना बड़ा, इतनी मेहनत करते हुए 50 साल जिनको राजनीति में हो लिए, और आज जो एक ऐसा आदमी जिसने कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, वो उनके कद को कम करने लग रहा है, तो गुस्सा तो उठना लाज़मी है। तो उन्होंने अगर अपना थोड़ा-सा शक्ति प्रदर्शन कर भी दिया, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? ये उनका हक बनता था कि उनके मान-सम्मान को जो कम किया जा रहा है, वो गए-गुज़रे नहीं है, उनके साथ भी जनता है। और ये दिखाना, राजनीतिक रूप से दिखाना, मैं इनको बिल्कुल सही मानता हूँ कि राव इंद्रजीत जी ने जो खाने पे बुलाया, वो बिल्कुल सही था, चाहे वो राजनीतिक सतर पर मान लीजिए, चाहे आप उसको सामाजिक सतर पर मान लीजिए, चाहे आप उसको डिनर डिप्लोमेसी कहिए या कुछ भी कहिए। मैं राव इंद्रजीत जी के इस डिनर का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। हर तरह से मैं इसको ठीक मानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। और कोई ये कहता है कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि क्यों गए राव इंद्रजीत जी के घर? तो मैं समझता हूँ कि वो जनप्रतिनिधि होने के लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नहीं पता किस-किसने उनको कहा है। तो ये अनुचित बात है, उन जनप्रतिनिधियों की उचित बात है। तो अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, जो राव इंद्रजीत जी ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलता, और जबकि मेरे दरवाजे हमेशा पब्लिक के लिए खुले रहते हैं, दिन-रात मेरे पास लोग आते रहते हैं, और मैं तो ये हो ही नहीं सकता कोई मेरे पास आए और मैं उनसे ना मिलूँ। तो इस चीज़ में दोस्तों मैं राव इंद्रजीत जी से सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? क्यों? अगर वो हर वक़्त जनता से मिलते, तो ये जो रामगढ़ भगवानपुर वाला मामला था, ये लोग पहले जब इनको ये दिखाई दिया कि हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तो ये राव इंद्रजीत जी से मिलने ही तो गए थे ना। तो जब मिलने गए थे, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम था नहीं, तो ठीक है, मान लिया वो उस टाइम नहीं थे, तो उनको फ़ोन पे बात कर सकते थे कि मैं अब यहाँ पर हूँ नहीं,
और मैं इतने दिनों बाद या इतने टाइम के बाद आऊँगा, उस टाइम आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी बातें सुनूँगा और उसका जो भी समाधान होगा वो मैं करूँगा। अगर ऐसा बोलते तो हम कह सकते थे कि कोई मजबूरी थी जो उस टाइम थे नहीं, लेकिन वो नहीं मिले तो बात बढ़ती गई। जो लोग उनके सामने धरना देके बैठ गए उनके घर के सामने, उसपे पुलिस का जो शक्ति बल प्रयोग करके उनको वहाँ से खदेड़ा गया। तो ये बिल्कुल अनुचित था और इसमें मैं सहमत किसी भी रूप से नहीं हो सकता कि राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि मैं पब्लिक से हमेशा मिलता रहता हूँ। इस बात में मुझे दम नज़र नहीं आया दोस्तों। तो चलिए अगली बात उन्होंने एक चीज़ कही थी अपने उसमें इंटरव्यू के अंदर, जो कि मैंने खुद भी सुनी थी, कि मनेठी के लोगों ने विश्वासघात किया। क्योंकि मैं वहाँ पर एक एम्स लाना चाह रहा था मनोहर खट्टर जी के उसके के अनुसार, योजनाओं के अनुसार, और 200 एकड़ ज़मीन चाहिए थी, तो मनेठी गाँव ने 200 एकड़ ज़मीन दे दी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो फॉरेस्ट ऑफिस की ज़मीन थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन थी और उन्होंने ये विश्वासघात किया। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि मनेठी गाँव के लोगों ने कोई विश्वासघात नहीं किया। क्यों नहीं किया कि कोई भी पंचायत है या कोई भी गाँव है, वो हमेशा ये चाहता है कि इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा मेडिकल अगर उनकी ज़मीन में आता है, उनके गाँव के पास आता है, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। गाँव के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, गाँव के लोगों को मेडिकल सुविधाओं के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा और हल्के का विकास भी होगा। तो अगर उन्होंने वो ज़मीन ये जानते हुए भी अगर दे दी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, फिर भी पंचायत ने रेज़ोल्यूशन पास करके दे भी दिया, तो इसको मैं एक गलती तो मान सकता हूँ। लेकिन उस गलती के पीछे मनेठी गाँव के लोगों की कोई दुर्भावना नहीं थी, वो सिर्फ़ अपने क्षेत्र का विकास चाह रहे थे, वो एक सुविधा चाह रहे थे। और अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन थी, तो राव इंदरजीत जी इतने बड़े नेता हैं जिनके मोदी जी के साथ भी संबंध है, अमित शाह जी के साथ भी संबंध है, और उन्होंने कई इंटरव्यू में या कई उनके ऊपर कहा है, भाषणों में कहा है कि मेरी बात अमित शाह जी सुनते हैं, मोदी जी सुनते हैं। जब मोदी जी और अमित शाह जी उनकी बात सुनते हैं, तो उस ज़मीन को क्लीयरेंस दिलवा देनी चाहिए थी उनको, कह के फॉरेस्ट ऑफिस से उसको एनओसी दे देते या उसको क्लियर करवा के ना और सरकार को दे देते और वहाँ पर एक हॉस्पिटल लेके आते। तो इस चीज़ को ये कहना कि ये मनेठी गाँव के लोगों का विश्वासघात है, ये बिल्कुल विश्वासघात नहीं है। ये उनकी महत्वाकांक्षा ज़रूर थी, उनकी इच्छा ज़रूर थी कि उनके एरिया में मेडिकल एम्स आए और एम्स आके उनके हल्के का विकास हो। तो मनेठी गाँव की किसी भी रूप में कोई भी विश्वासघात नहीं है, ये मेरे अनुसार। और आज भी मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि राव इंदरजीत जी को चाहिए कि उस ज़मीन को किसी भी तरीके से चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करे या किसी मंत्री से रिक्वेस्ट करे, उस ज़मीन को रिलीज़ करवाए और रिलीज़ करवाकर वहाँ पर एम्स का जो लाने का विचार था वो लेके आए, ताकि हमेशा एक बार अगर वो एम्स का निर्माण वहाँ करवा देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में ये नाम लिखा जाएगा कि इस एम्स को लाने वाले राव इंदरजीत जी हैं। और उसका राजनीतिक फ़ायदा उनके बाद उनकी बेटी आरती राव जी को भी मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। तो राव इंदरजीत जी को इस तरह के एलिगेशन लगाने की बजाय अपनी जनता का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो लोग आए थे, अमेठी और रामगढ़ के लोग जो आए थे 200 बेड के हॉस्पिटल के बारे में बातचीत करने के लिए, तो वो कांग्रेसी थे और उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, सभ्यता दिखाई। देखिए, पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे गलत भाषा का। अगर किसी भी आदमी ने, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या कोई भी हो, अगर एक सम्मानित व्यक्ति के साथ गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो ये अनुचित है, बहुत ही अनुचित है ये। राव इंदरजीत जी एक सामाजिक आदमी है, भले आदमी है, और जहाँ तक कि मैंने भी उनको देखा है, वो जनता का की रिस्पेक्ट भी करते हैं और शरीफ भी आदमी। 1-2 बार मैंने देखा है उनका, कई बार लोगों ने ज़बरदस्ती उनके घेराव करने की कोशिश की, उनके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने शांति बनाए रखी, अपनी जो लैंग्वेज है उसको कंट्रोल में रखा है। तो इस मामले में मैं यही मानूँगा कि वो एक शरीफ आदमी है, भले आदमी है। ऐसे आदमी का गलत भाषा में वो अपमान करना ये सरासर अनुचित है, ये सामाजिक रूप से भी अनुचित है और इसको कानूनी दायरे में लाना चाहिए। और अगर किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। रही बात इस पॉइंट की कि वे लोग कांग्रेसी थे, तो क्या कांग्रेसियों को सुविधा प्राप्त करने का हक नहीं है क्या? तो अगर वे कांग्रेसी थे, तो क्या इसका ये तात्पर्य है कि उनको मेडिकल सुविधा से महरूम कर दिया जाए, उनको मेडिकल सुविधा ना दी जाए या और सरकारी जो सुविधा है वो उनको ना दिए जाए? ये कांग्रेसी लोग हैं, ये कांग्रेसी बाद में मैं ये समझता हूँ कि उस क्षेत्र के, यानी राव इंदरजीत जी के क्षेत्र के लोग पहले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पैदा हुए हैं
और अगर वो कांग्रेस में गए भी हैं तो कांग्रेस ने उनका फायदा करवाया होगा, कोई ना कोई काम करवाया होगा जिससे वो कांग्रेस के समर्थक बने। अब उसके बदले में आप काम करवा दीजिए, वो आपके समर्थक हो जाएंगे, तो ये कहना कि वो कांग्रेसी थे, इसको मैं उचित नहीं मानता, और ये मानता हूँ कि ये यहाँ पर अनुचित है। राव इंद्रजीत जी, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का, ये फला पार्टी का, ये उस पार्टी का, सारे के सारे उनके क्षेत्र के लोग हैं, और उनको क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो इस बारे में मेरा ये मानना था दोस्तों। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि उन्होंने एक चीज कही कि लोग मुझे गोली मारना चाहते हैं, लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि राव इंद्रजीत जी इतने कमजोर आदमी नहीं है कि वो कहीं गली में जा रहे हो और लोग उनको पकड़ के गोली मार दें। वो एक कद्दावर आदमी है, मजबूत आदमी है, और फिर वो केंद्र के अंदर भी मंत्री है, उनकी जो बेटी है वो स्टेट के अंदर मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी भी तो कोई होती होगी। और अगर फिर भी उनको लगता है कि कोई उनको की हत्या कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की डिमांड कर सकते हैं। जो दो दो पैसे की छूट भैया नेताओं को एक्स श्रेणी की या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल सकती है, तो इतने बड़े नेता को तो जेड कैटेगरी की, भले ही जेड प्लस कैटेगरी के नाम ले, लेकिन जेड कैटेगरी की तो सिक्योरिटी उनको मिल सकती है। वो सरकार से सिक्योरिटी की डिमांड करे, और नहीं तो वो अपने प्राइवेट बाउंसर रखें, अपनी सिक्योरिटी निजी रूप से भी ले सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुझे लोग मेरी हत्या करना चाह रहे हैं, मुझे गोली मारना चाहते हैं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद राव इंद्रजीत जी इस चीज के ऊपर लोगों की सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, और ये जो मामला चल रहा है, धरने प्रदर्शन का मामला चल रहा है, उससे ध्यान हटा के न, और लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ इस तरह खींचना चाह रहे हैं कि लोग उनसे सहानुभूति प्रकट करें, और दूसरी तरफ जो धरना प्रदर्शन वाले लोग हैं या डिमांड करने वाले लोग हैं, लोग उनकी बात ना सुने। तो ये मुझे लगता है कि ये अनुचित है। और अगर इस तरह की कोई धमकी उन्हें मिली भी है तो उन्हें एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो कितने ही आदमी क्यों ना हो। किसी को जान से मारने की धमकी देना ये गैर कानूनी काम भी है, और सामाजिक नजरिए से भी ये गलत है। तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं वो। और अगर किसी ने धमकी नहीं दी है तो फिर ये कहना है कि लोग मेरी हत्या करना चाह रहे हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि सिवाय सहानुभूति पाने का, लोगों की एक तरह से वो करने का, सिंपैथी गेन करने का, और उनका ध्यान अपनी तरफ करने का, समर्थन हासिल करने का ये खेल है, और कुछ नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें अगर और कोई बात रह गई होगी तो अगली उसमें किसी वीडियो में मैं फिर उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। मैं ठीक हूँ तब भी कमेंट करें, और गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना है, जो या फिर कोई न्यूज़ है या कोई व्यूज़ है, वो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।